जब से कतर पर इसराइल ने हमला किया है, इंडिया की पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। इंडिया मुश्किल में पड़ गया, समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। अगर कतर का साथ देते हैं तो इसराइल नाराज हो जाता है, डिफेंस पार्टनर है, और अगर इसराइल का साथ देते हैं तो कतर नाराज हो जाता है, एनर्जी पार्टनर है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की ब्रीफिंग में तमाम ममालिक बात कर रहे हैं कि कतर मासूम है, कतर के साथ ज्यादती हुई है, इसराइल के जंगी अज़ाइम है, इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहां पर इंडिया के एम्बेसडर पता है क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को लेकर दुनिया में सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब डरते डरते फाइनली इंडिया ने एक स्टैंस ले लिया है, और इंडिया का स्टैंस हिपोक्रेसी से भरपूर है। इंडिया ने कहा है कि कतर के साथ ज्यादती हुई है, कतर की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया है एक सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। भाई साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान के साथ करने की आपने कोशिश की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, तो वो क्या था? दिस शोज हाउ हिपोक्रेट यू आर। लेकिन कतर इज नॉट गोना टेक इट लाइटली। उसकी वजह यह है कि कतर के पास बहुत से ऐसे जासूस पकड़े गए हैं जो इंडियन जासूस थे और मोसाद को फीडिंग करते थे। अब इसकी कहानी है क्या, इसको भी समझेंगे, और साथ ये समझेंगे कि आज सोशल मीडिया पे और जगह जगह डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये बात हो रही है कि कतर को हमास को एक्सपेल कर देना चाहिए। तो हमास जाएगा तो जाएगा कहां? ऐसी सिचुएशन में हमास के पास क्या ऑप्शंस बचती हैं? एंड ऑन द थर्ड लेवल टर्की के बारे में कहा जा रहा है कि अर्दगान चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया अब फाइनली जंग में कूद पड़े इसराइल के साथ। अगर ऐसा होता है तो ऐसा कैसे मुमकिन होगा, और कितनी बड़ी फोर्स है हमारी, और ये फोर्स क्या इसराइल के मुकाबले में टिक पाएगी? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इंडिया और इसराइल का ट्रेड वॉल्यूम देखते हैं। इंडिया और इसराइल के बीच में तकरीबन $5 बिलियन का ट्रेड है, जिसके अंदर $2.5 बिलियन की इंडिया इंपोर्ट करता है इसराइल से, और तकरीबन $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। सो टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया का डेफिसिट है इसराइल के साथ। दूसरी तरफ इंडिया और कतर का जो ट्रेड है वो तकरीबन 12-13 बिलियन डॉलर्स पर जाता है, जहां से इंडिया तकरीबन 10 से 11 बिलियन डॉलर्स की एलएनजी इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया अपनी एलएनजी के लिए कतर पर डिपेंडेंट है और मुश्किल से 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर पाता है। यानी यहां पर भी इंडिया का डेफिसिट है। अब दो डेफिसिट्स के बीच में ज्यादा डेफिसिट कतर के साथ है, लेकिन दो डेफिसिट के बीच में चुनना आसान नहीं है, क्योंकि एक आपका डिफेंस पार्टनर है, एक एनर्जी पार्टनर है। इंडिया ने फाइनली चूज किया कि कतर का साथ देते हैं, क्योंकि सॉवरेनिटी तो चैलेंज हुई है, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये फाइनली कहो ना कहो, मानो ना मानो, है तो एक सर्जिकल स्ट्राइक। अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक है तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो आपने करने की कोशिश की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया आपको, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक थी। जो इससे पहले आप करने की कोशिश कर चुके हैं वो भी सर्जिकल स्ट्राइक थी। और सर्जिकल स्ट्राइक चाहे इंडिया करे, चाहे इसराइल करे, या चाहे यूनाइटेड स्टेट्स करे, ये किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। And this is wrong, and India needs to understand you cannot have a stance with your neighbor that is different than your stance with your energy partner. ये आपकी हिपोक्रेसी को शो करता है। और आज जब दुनिया ये कह रही है, मीडिया में ये बातें डिस्कस हो रही हैं कि 2023 में इंडिया के 5 नेवल ऑफिसर्स थे जिनको पकड़ा गया कतर में। ये नेवल ऑफिसर्स दाहरा ग्लोबल के लिए काम करते थे, और इन नेवल ऑफिसर्स का काम ये था कि ये कतर को सजेस्ट करें सबमरीन डील्स के ऊपर, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसके बारे में बताएं, कतर की नेवी के साथ मिलकर काम करें। लेकिन कार्नेगी एंडोवमेंट क्या कहता है? वो कहता है कि ये मोसाद को फीडिंग करते थे, पकड़े गए, कतर की कोर्ट में केस चला, इन्हें सजाए मौत हो गई और इन्हें कतर की जेल में डाल दिया गया। फिर इंडिया ने तरले मिनते करके फाइनली इनको कहा कि बाकी जेल टर्म इंडिया आकर पूरी कर लेंगे, और कतर ने जाने दिया। टुडे कतर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपकी इंफॉर्मेशन कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो लीक होती है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हु यू अलाउ इन योर कंट्री, एंड एट द सेम टाइम मैं बार बार कहता हूं, वी वॉन्ट बीइंग पाकिस्तानी, वी वॉन्ट गुड रिलेशनशिप्स विद इंडिया।
अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें, हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज ना करें। और हमें कोई शौक नहीं है आपकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करने का, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी, वरना जीसीसी में जितना डायस्पोरा है इंडिया का, इनके लिए मुश्किलात बनेंगी। और वो मासूम लोग हैं, और मैं बार बार कहता हूं इंडिया की आवाम पाकिस्तान की आवाम की तरह मासूम है। आपके बच्चों को भी भूख लगती है, हमारे बच्चों को भी भूख लगती है। फर्क यह है कि अपने बच्चों का और दूसरों के बच्चों का ख्याल होना चाहिए। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे एक बड़ी गर्म खबर चल रही है कि हमास को एक्सपेल कर देना चाहिए। मुझसे आप लोग बार बार मैसेजेस में पूछ रहे हैं आपका स्टैंड क्या। मेरा स्टैंड बड़ा सिंपल है। आज सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अगर एक्सपेल करते हैं तो हमास को या तो रशिया चले जाना चाहिए, या फिर चाइना चले जाना चाहिए, या नॉर्थ कोरिया चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां चले जाएंगे तो आपको इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी। Are you living in a fool's paradise? बात यह है कि आप अगर हक पर कायम है, सच पर कायम है, और हमास अगर गज़ा के लोगों की इलेक्टेड बॉडी है और उनको रिप्रेजेंट करती है, तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टे वेयर यू आर, क्योंकि ये वीकनेस होगी जो उम्मत मुस्लिमा सारी दुनिया को दिखाएगी कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक धमाका हुआ और आपने हमास को एक्सपेल कर दिया। पहले ही उन 20 लाख लोगों को कि जो गजा में बैठे हैं सारी दुनिया डिसोन कर चुकी है, खास तौर पर द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। और अब हमास को निकालकर आप दुनिया को क्या मैसेज देंगे? स्टे वेयर यू आर। कतर में रहना है, कतर में रहें। टर्की में रहना है, टर्की में रहें, लेकिन रहें विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट। और ये तीसरा पॉइंट बड़ा है। सोशल मीडिया पे खबर गर्म है कि टर्की अर्दगान ने कहा है कि हमें तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर इसराइल के साथ जंग करनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये न्यूज़ फेक है। ऐसी कोई बात तैयब अर्दगान की तरफ से नहीं हुई, तो फेक न्यूज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट फॉर एन आर्ग्यूमेंट सेक लेट्स अंडरस्टैंड, अगर सारे इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं और ये इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने की कोशिश करते हैं, तो जंग 3 ही तरीकों से लड़ी जा सकती है। मैं पूरा डिफेंस एनालिसिस तो यहाँ पर नहीं दे रहा, लेकिन ये बात कर लेते हैं कि एक्टिव ट्रूप्स कितने, ये बात कर लेते हैं कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कितने हैं, ये बात कर लेते हैं कि सबमरीन्स कितने। और अगर इस प्रोपोजिशन के बीच में इसराइल की बैक पर आकर यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा हो जाता है, तो तमाम मुस्लिम ममालिक एक तरफ, इसराइल और अमेरिका एक तरफ, तो ये कहानी बनेगी कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। अब जो बातें मैं आपके साथ करने लगा हूं, ये एब्स्ट्रैक्ट की बेसिस पे हैं और कुछ बात रियलिज्म की बेसिस पे है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस दुनिया में आज हम रहते हैं ना, वहां एब्स्ट्रैक्ट को रियलिज्म और रियलिज्म को एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है। सो पहले बात करते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट की, और इस एब्स्ट्रैक्ट के कुछ स्टैटिस्टिकल नंबर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर मुस्लिम दुनिया एक हो जाती है इसराइल के खिलाफ, तो आज एक्टिव ट्रूप्स का यह हाल होगा कि मुसलमानों के पास हैं 20 लाख एक्टिव ट्रूप्स और इसराइल के पास 1,70,000। मुसलमानों के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 3,000 है और इसराइल के पास 240। मुसलमानों के पास सबमरीन्स होंगी 120 और इसराइल के पास ये होंगी तकरीबन 5। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो साफ लगता है कि मुसलमानों के मुकाबले में इसराइल एक दिन ठहर नहीं सकता। लेकिन इस चीज़ को इस तरीके से कंसिडर मत कीजिए, इसको ये कंसिडर करें कि अगर इसराइल की मदद के लिए पीछे यूनाइटेड स्टेट्स आकर खड़ा हो जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक्टिव ट्रूप्स हैं 13 लाख, इसके पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं 13,000 और सबमरीन्स हैं 70। सो वी वुड बी एट द लूजिंग एंड। और यहां पर शायद जरूरत पड़ेगी एक और प्लेयर की, कि जिसको उर्दू में कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक ऐसा दोस्त जिसको मुसलमान ममालिक की और उसकी एनर्जी की जरूरत हो, एंड दैट कुड प्रोबेबली बी चाइना। तो आज चाइना के पास एक्टिव ट्रूप्स हैं 20 लाख, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं 3,000 और सबमरीन्स हैं 70। सो इफ चाइना साइड्स विद द मुस्लिम वर्ल्ड, देन प्रोबेबली मुस्लिम वर्ल्ड वुड बी एट द विनिंग एंड। बट सवाल यह है कि मेरी नज़र में ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि जंगें इन स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे नहीं लड़ी जाती हैं। आज चाहे आप अर्दगान की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, एटॉमिक बॉम्ब होने की बात कर लें, ये सारी बातें एब्स्ट्रैक्ट हैं। यहाँ पर सैमसन डिक्लेरेशन को भी आपने ज़हन में रखना है, तो वो मरो या मारो की कहानी होगी। बट पॉइंट ये है, आज दुनिया में जंगें एब्स्ट्रैक्ट की बेसिस पे नहीं, रियलिज्म की बेसिस पे लड़ी जाती हैं। और वो रियलिज्म कहता है कि जंग लड़नी है तो आपकी कुव्वत ईमानी कैसी है। अगर ईमान मजबूत है
तो आप जंग जीत सकते हैं। लेकिन इस रियलिज्म को आज हम एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं, लेकिन आप मुसलमानों की तारीख उठाकर देख लें, जब भी जंगें लड़ी गई हैं हमेशा अपने से ताकतवर से लड़ी हैं, हमेशा अपने से 2 गुना ज्यादा 3 गुना ज्यादा हथियार रखने वाले से लड़ी गई हैं। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं कि जंगें हथियारों से नहीं, ईमान से लड़ी जाती हैं। आज अगर वो जज्बा ईमानी पैदा हो जाए ना, कि जिसको इकबाल कहता था कि आज भी हो जो बराहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। आज अपने घरों में अपने बच्चों को ये कहानियां बताएं, ये वाकयात बताएं, ताकि उनका जज्बा ईमानी बढ़ सके, ताकि आगे आने वाले मुश्किल हालात के लिए आपकी नस्लें तैयार हों। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे।